जहाँ दिया था कि सिंपल मशीन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सिंपल मशीन के टाइप क्या होते हैं। देखो हमने पढ़ा था साथियों कि हमारे पास में टोटल यहाँ पे 6 प्रकार की सिंपल मशीन होती है, जिसमें से 99% क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो आपके 99% साथियों क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उत्तोलक से। आप यहाँ के जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें से 99% सिर्फ और सिर्फ कहाँ से बनता है, लीवर से बनता है। और मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा 2019 में जो क्वेश्चन बने थे वो यहाँ से पूछे गए थे। आपको मैं एक बात बताऊं साथियों, जो एलपी का सीबीटी 2 है ना, एलपी का सीबीटी 2 जो हुआ था साथियों 2024 में, ठीक है 2024 के अंदर वहां से क्वेश्चन आके बराबर थे कि हाँ पहले क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो 90% जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके उत्तोलक से बन जाते हैं, जिसको कवर कर चुके हैं। आज वाली क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज वाली क्लास में साथियों पढ़ेंगे यहाँ पे व्हील और एक्सेल के बारे में, जिसको हम सिंपली भाषा में गियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स कहते हैं, गियर कहते हैं, ठीक है। हम फिर साथियों पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन के बारे में और हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेजेस के बारे में। तो आज की क्लास के अंदर मैं तीन के तीन जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर कर दूंगा, ठीक है। ये तीन हिस्से जो हमारे वो यहाँ पे कवर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो पुली और जो पेच होते हैं, तो ये चरखी को और साथियों हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही मैं आपको जो क्वेश्चन यहाँ के प्रीवियस पेपर वो भी यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। तो हमारा ये तीन टॉपिक 3 दिन की क्लास हमारी होने वाली है सिंपल मशीन लीवर के बारे में, जो कि हमारे सीबीटी 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। और आज की प्यारी सी क्लास में साथियों हमारा जो पहला टॉपिक बनेगा वो बनेगा गियर बॉक्स के बारे में, जिसको सिंपली भाषा में क्या बोलते हैं, व्हील और एक्सेल बोलते हैं। तो व्हील एक्सेल क्या होता है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और मेरे ख्याल से आपको मेरी आवाज यहाँ पे प्रॉपर्ली आ रही होगी, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए, हम जब बात करते हैं गियर के बारे में तो गियर होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी किसी बहुत ज्यादा मशीन की बात करते हैं तो मशीन के अंदर हमारे पास इस प्रकार के गियर बॉक्स होते हैं। आप नोटिस करना चाहते हो कि हमारी जैसे साइकिल होगी तो साइकिल के अंदर जो पेडल मारते हैं तो पेडल मारते समय होता क्या है कि हम यहाँ पे साइकिल में देखिए साथियों इस प्रकार के व्हील एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं जो गियर बॉक्स बनाता है। हम जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तब गियर को बढ़ाते भी हैं, डाउन भी करते हैं। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ियों के अंदर भी गियर को बढ़ाते हैं, डाउन करते हैं। तो ये वास्तव में ना पावर ट्रांसमिशन करता है, मतलब एक जगह से पावर को दूसरी जगह पे पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे साइकिल चला रहे हो तो आप साइकिल चलाते समय देखिए पेडल मारते हैं, इस पेडल से जो पावर होती है साथियों पीछे वाले कहाँ जाती है, पीछे वाले टायर में जाती है। अब पीछे वाले टायर से हमारा जो आगे वाला टायर है ये मूव करता है। तो किया क्या आपने, तो आपने साथियों व्हील एंड एक्सेल के माध्यम से जो पावर ट्रांसमिशन होती है, जो पावर का स्थानांतरण होता है, तो पावर का स्थानांतरण किया, ठीक है। तो ये बात जरा समझना। अब ये देखो जैसे आपने कभी देखा होगा नोटिस करना बहुत बड़ी तरीके से, ये गर्मी के मौसम में साथियों गन्ना निकालने वाली मशीन होती है, देखिए आप लोगों ने, बिल्कुल देखिए। तो गन्ना निकालने वाली मशीन में होता क्या साथियों, देखो ये लगी हमारे पास नीचे मोटर, तो नीचे क्या लगी रहती है साथियों, तो नीचे लगी रहती है मोटर। अब इस मोटर के द्वारा करना क्या है, तो इस मोटर के द्वारा साथियों जो पावर है ऊपर वाली मशीन में पहुंचानी है। तो आपने क्या किया साथियों, यहाँ पे एक रास्ता बांध दिया इस प्रकार से, है ना। तो ये जो बेल्ट होती है, ये जो बेल्ट होता है करता क्या है, ये बेल्ट ना साथियों नीचे की मोटर की जो पावर होती है इस ऊपर वाले टायर में, इस ऊपर वाली व्हील में लेके जाती है। अगर मान लो कि मैं इस बेल्ट को हटा दूं तो क्या यहाँ पे जो पावर है वो ऊपर ट्रांसफर होगी, सब बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका मेन काम होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पावर का ट्रांसफर करना, पावर को यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना, जिसे बोलते हैं पावर का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये वाला जो जैसे ये मशीन का इंजन है, समझना ये हमारे पास मशीन का इंजन है। अब इस मशीन के इंजन मान लो कि पावर जनरेशन कहाँ पे हुई, तो पावर का साथियों निर्माण हुआ मान लो कि इस वाले पॉइंट पर। अब दिक्कत ये है कि इस पावर को मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो इस पावर को ट्रांसफर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं। तो हमने देखो साथियों यहाँ पे बहुत सारे क्या लगा दिए, व्हील्स लगा दिए, ये हमने लगा दिए बहुत सारे गियर। तो आप ये समझो कि यहाँ पे पावर का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पे किया जाए। तो पावर के ट्रांसफर, पावर के यहाँ पे ट्रांसफर के लिए हम व्हील एक्सेल का गियर का इस्तेमाल बेसिकली करते हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पे ना बहुत सारे हमारे सिस्टम बन जाते हैं, चेंज सॉकेट बनता है, हर चीज बनती है। जैसे आप नोटिस करो कि इंजन कहाँ पर है, इंजन तो आ गया। अब इस इंजन की पावर को ट्रांसफर करने के लिए कहाँ पे लाएगा, पीछे वाले टायर में लाएगा। तो यहाँ पे पावर का ट्रांसफर हुआ और व्हील के माध्यम से हमारा पीछे वाला जो टायर घूमेगा और इससे हमारी गाड़ी भी जो होती है आगे बढ़ना शुरू करती है, समझ गए। तो ये हमारे पास सिंपली कॉन्सेप्ट होता है गियर के बारे में। आइए अब सिंपली डेफिनेशन शुरू करते हैं। और गियर कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, गियर के टाइप क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, इन सबको मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए तो पहला क्वेश्चन बनता है सर व्हाट इज गियर। हमारे पास में जो गियर होते हैं वो होते क्या, गियर का मेन काम क्या होता है, देखो ध्यान से। तो गियर जो होता है साथियों एक प्रकार का मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसके अंदर यहाँ पे दांत मिलते हैं और जिसके अंदर यहाँ पे दांतों को फंसाने वाले मेश भी पाए जाते हैं, जिससे हम अनदर गियर को, जिससे हम दूसरे गियर को यहाँ पे क्या करते हैं साथियों, ट्रांसमिट करते हैं, उसमें गति और पावर को भेजते हैं। तो कहेंगे साथियों जो गति जो गियर होते हैं वो एक प्रकार के यांत्रिक भाग होते हैं जिसमें दांत पाए जाते हैं और एक दूसरे गियर के साथ जुड़कर गति और शक्ति को क्या करते हैं साथियों, ट्रांसफर करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि गियर के माध्यम से किसको ट्रांसफर किया जाता है, तो गियर के माध्यम से गति और शक्ति जैसे बोलते हैं मोशन और पावर को ट्रांसफर किया जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए गियर में हमने मोशन ट्रांसफर नहीं किया, गति को ट्रांसफर नहीं किया, तो किसी प्रकार से क्या चीजें यहाँ पे चलने वाली हैं, बिल्कुल नहीं चलेंगी। अगर आपने मोटरसाइकिल के अंदर इंजन की स्पीड को पीछे वाले टायर में ट्रांसफर नहीं किया, आप कितना भी एक्सीलरेशन मान लीजिए गाड़ी चलेगी नहीं, जब तक गति को ट्रांसफर ना किया जाएगा, जब तक गति को ट्रांसफर ना करेंगे आप यहाँ पर पावर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप समझ गए। तो मुद्दा बनता है कि गियर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, ये पॉइंट हमें बता दो। तो पहला पॉइंट होता है कि गियर का इस्तेमाल करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, मतलब शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है। दूसरा यहाँ पे गति में परिवर्तन किया जाता है, गति में परिवर्तन मतलब आप यहाँ पे गति को बढ़ा भी देते हैं, गति को घटा भी देते हैं। जैसे मैं आपसे सिंपली पूछता हूं, आप लोगों ने गाड़ी चलाई है, हीरो चलाते हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल भी है, जीप भी है, स्कूटर भी है, बहुत सारे लोगों के पास फोर व्हीलर भी होगी। आप फोर व्हीलर के अंदर यहाँ पे गियर डालते हैं तो पहले गियर के अंदर भैया क्योंकि पावर ज्यादा मिलती है लेकिन गति ज्यादा नहीं होती है कि नहीं। आपको स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गियर को बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं, गियर को बढ़ाना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा हम जब गियर बढ़ाते हैं स्पीड तो बढ़ जाती है लेकिन पावर कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है। फिर क्या आप लोगों ने स्पीड बढ़ाएगी तो पावर क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये बात को जरा यहाँ पे समझना, समझ रहे हो मैं क्या हूं से। तो यहाँ पे गति में परिवर्तन किया जा रहा है, गति में परिवर्तन के बाद क्या होता है साथियों, टॉर्क में परिवर्तन। टॉर्क क्या होता है, देखो टॉर्क होता है ताकत, ताकत मतलब कोई चीज कितनी ताकत लगा सकती है। जैसे हम फर्स्ट गियर की बात करते हैं तो फर्स्ट गियर के अंदर जो गाड़ियां होती है ज्यादा ताकत लगाती है, बहुत ताकत लगाती है। जैसे जैसे हम गियर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ताकत होती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो टॉर्क में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद देखो साथियों यहाँ पे दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आप गाड़ी को पीछे मोड़ना चाहते हैं तो रिवर्स गियर डालते हैं, तो गियर क्या करता है साथियों, गति के साथ साथ दिशा में भी परिवर्तन करता है। बहुत क्या जाता है कि हम जब बात करते हैं व्हील एंड एक्सेल के बारे में तो दिशा में भी परिवर्तन करने का जो काम होता है साथियों कौन करता है बताओ, ठीक है। तो वो हम बात करते हैं यहाँ पे चेंज डायरेक्शन के बारे में। और हम जब बात करते हैं एक्यूरेट मोशन, अब ये बताइए गियर के अंदर क्या फिसलन होती है, जैसे आपने नोटिस किया होगा बहुत ही बड़े तरीके से। तो ये जो पॉइंट है साथियों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम जब बात करते हैं फिसलन के बारे में, फिसलन क्या होता है देखो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं साथियों, सीन क्या है, जैसे हम जब गाड़ी चलाते थे या साइकिल चला करते थे तो कभी कुछ चीज उतर जाती है, तो जब यहाँ पे चीज उतर जाती है उसे बोलते हैं स्लिप हो जाना, है ना, उसे बोलते हैं स्लिप हो जाना। स्लिप कब होती है जब फ्रिक्शन की मात्रा बहुत जब फ्रिक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इस वाले पॉइंट को भी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं ये मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। अब आपको एक चीज बताऊं, देखो होता क्या है, जैसे आप भी जानते हैं कि हमारी मान लो कि गाड़ी है बाइक है, देखो ध्यान से, जैसे समझो बेटा कि हमारे पास में यहाँ पे गाड़ी है बाइक है। अब कहेंगे सर कि बाइक के अंदर एक होता है जिसे बोलते हैं इंजन, आप समझ पड़ोगा कि बाइक के अंदर यहाँ पे क्या मिलता है, तो बाइक के अंदर यहाँ पे इंजन मिलता है, बोला है ना। अब मुझे बताओ कि इस इंजन का काम क्या है, आप कहेंगे सर इस इंजन का काम होता है पावर का निर्माण करना, मतलब इसका मेन काम क्या है साथियों, पावर को यहाँ पे जनरेट करना, पावर को जनरेट करना, ये सारी बातें। लेकिन पावर का जो निर्माण किया, शक्ति जो हमने बनाई है, अब शक्ति को कहीं ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साथियों तो हमने जो शक्ति बनाई है तो शक्ति को ट्रांसफर करेंगे, मतलब बाइक के अंदर जो इंजन होता है उसका मेन काम होता है पावर का जनरेट, पावर का निर्माण करना, पावर को बनाना। अब इस पावर को यहाँ पे ट्रांसफर कौन करेगा, तो पावर को ट्रांसफर करने का जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा गियर के द्वारा, किस तरह, गियर के द्वारा। तो आप ये समझो ध्यान से कि गियर कभी भी यहाँ पे शक्ति का निर्माण नहीं करता। आपसे पूछेंगे बताओ क्या गियर यहाँ पे पावर बनाता है, नहीं भैया पावर नहीं बनाता। गियर करता क्या है, गियर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पावर को ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेगा। क्या इसके द्वारा यहाँ पे पावर बनाई जाती है, तो आंसर बिल्कुल नहीं बनाई जाती, ये पावर का निर्माण नहीं करता। इस बात को समझना, ये सारी बातें। क्या गियर यहाँ पे पावर का निर्माण करता है, इट इज मेड पावर, तो आंसर है नो, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं करता, ये बिल्कुल भी पावर का निर्माण नहीं करता। ये बात आप समझो, ठीक है, कंफर्म है, बोलो हाँ या ना। चलो अब देखिए हम जब बात करते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखो। अब बात करते हैं कि गियर के काम करने का सिद्धांत क्या होता है, देखो नहीं पावर जनरेट नहीं करता भैया, नहीं करता, विकास बड़ा उल्टा बोल रहे हो। गियर यहाँ पे पावर जनरेट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पावर का ट्रांसफर करता है। दोनों डिफरेंस है ना बाबू, निर्माण करने में और ट्रांसफर करने में जमीन आसमान का डिफरेंस। देखिए अब हम बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ द गियर ड्राइव के बारे में कि यहाँ पे काम कैसे करता है। देखो आपको बता सकते हो, एक होता है जिसे बोलते हैं ड्राइवर और एक होता है ड्रिवन, ठीक है। तो एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं चालक, क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, और एक होता है जिसे बोलते हैं चलित, क्या बोलते हैं, चलित बोलते हैं। अभी चलित और चालक का मतलब क्या है, देखो आपको मैं बताना ही चाहता हूँ साथियों
सुनो, इसके पास यहाँ पे पावर आती है, देखो यहाँ से, सुनो ध्यान से, इसके पास यहाँ पे पावर आती है और ये क्या करता है साथियों, पावर को ट्रांसफर करता है, क्या करता है, यहाँ पे पावर को ट्रांसफर करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ कि पावर कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर की जाती है, तो बेटा पावर ट्रांसफर की जाती है चालक से कहाँ पर, चालित की तरफ। लॉजिक क्लियर है, बोला है ना, बोला सेकंड नहीं। तो हम जब बात करते हैं तो ये कैसे किया जा रहा है, तो चालक से चालित की तरफ में यहाँ पे जो पावर है वो ट्रांसफर की जा रही है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर कि बताइए कि यहाँ पे ड्राइवर क्या होता है साथियों, तो ड्राइवर होता है जहाँ से ट्रांसफर की जाती है पावर। ड्रिवन क्या होती है, तो ड्रिवन होती है साथियों जहाँ पे पावर को ट्रांसफर करना होता है। तो जो ट्रांसफर करता है उसे बोलते हैं चालक, और जिसको ट्रांसफर की जाती है, जिसको स्थानांतरण की जाती है उसे बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है, कंफर्म है बोलो। अब सबसे मेन बात क्या है कि ड्राइवर और ड्राइवर की जो दिशा होती है हमेशा एक दूसरे के कैसे होती है, यहाँ पे अपोजिट होती है, अपोजिट होती है। तो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे अपोजिट होती है, अपोजिट होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो दोनों के दोनों गियर होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। मतलब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों जो गियर होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में ही घूमते हैं। क्या घूमते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं। कंफर्म है सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में घूमेंगे। अब आप ये बताओ, देखो समझना, बहुत प्यारा पॉइंट बताना आपको एग्जामिनेशन के अंदर। देखो आपने यहाँ पे क्या हुआ साथियों, तो आपके पास कोई ना कोई फोर्स आया होगा। लॉजिक सी बात है, पावर कैसे होती है, तो आप पावर को ट्रांसफर करने का मतलब ये फोर्स के द्वारा ट्रांसफर करते हैं। अब देखो जब यहाँ पे गियर घूमता है तो गियर के घूमने की कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, सही बात है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि पावर कैसे ट्रांसफर करता है, पावर ट्रांसफर बता दो। तो पावर ट्रांसफर का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है F into B। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो समझो, बहुत प्यारा पॉइंट बता रहा हूं। मान लो कि हमारे पास कोई गियर है, सुनना ध्यान से, देखो मान लो कि हमारे पास एक गियर है, देखो ये, तो ये हमारे पास एक गियर है, आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है इस वाले गियर में। देखो यहाँ से, ये हमारे पास में दूसरा गियर है। जैसे मान लो कि मैंने नाम दिया इसको G1 और इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे G2, दिखा दिया आपको। तो हमारे पास दो गियर है, तो एक होता है जिसे बोलते हैं ड्राइवर, जहां से पावर ट्रांसफर की जाती है, और जिसको ट्रांसफर की जाती है उसे बोलते हैं ड्राइवन। क्या बोलते हैं, ड्राइवन। तो एक होता है चालक, एक होता है चालित। अब जरा सुनो, मैंने क्या बताया, ये हमेशा अपोजिट दिशा में घूमते हैं। अगर मान लो कि इसकी घूमने की दिशा यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो इसकी दिशा कैसे होगी साथियों, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमेंगे। अब पॉइंट देखो यहाँ से, पॉइंट क्या, मान लो पीछे से यहाँ पे फोर्स आया, मतलब इस ड्राइवर पर फोर्स आया कितना F, ठीक है, इस पे लगने वाला बल कितना है, तो लगने वाला बल है इसके पास में F। अब जब बल लगा तो इसके पास कोई ना कोई यहाँ पे वेलोसिटी आ चुकी होगी, जिसे बोलते हैं साथियों हम वेग, बोलो हाँ या ना, वेग बोलते हैं। तो मुद्दा बनता है कि यहाँ पे पावर कितनी बनेगी, तो ये बनने वाली जो पावर होती है ये बनती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो क्वेश्चन बनता है कितनी पावर है जो ट्रांसफर की जाएगी, तो पावर साथियों ट्रांसफर की जाती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। कितनी होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। अब पॉइंट देखो यहाँ से, बेटा जानते हैं फोर्स की हम जब बात करेंगे तो फोर्स बनता है न्यूटन में, वेलोसिटी बनती है मीटर पर सेकंड में। तो ये बन जाता है हमारे पास न्यूटन मीटर पर सेकंड, क्या बनता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड बनता है। और न्यूटन मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है साथियों, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है हमारे पास में, तो आंसर वॉट के बराबर है। तो यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर की जा रही है किसमें की जा रही है, वॉट में की जा रही है, गलती करना, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से, आपको तो न्यूटन मीटर को मैं जूल ले सकता हूँ, नहीं पता आपको, बता रहा हूँ। न्यूटन मीटर हमारा जूल होता है और सेकंड सेकंड होता है, तो जूल बटे सेकंड भी किसके बराबर होता है साथियों, तो जूल बटे सेकंड भी हमारे पास में पावर के बराबर होता है। आप समझ गए, तो पावर का फॉर्मूला बनेगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये भी आपने बता दिया। कितनी सी बात मेरी छोटी बहन को क्लियर हो चुकी है, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। बेटा आप यहाँ पे क्लासेस को वीडियो भी देख सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने बात यहाँ पे समझ ली है। चलिए अब देखिए, एक तो मैंने बता दिया साथियों, एक होता है ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है देखो, कि जिसमें से पावर को ट्रांसफर करनी होती है। तो आप इससे पहले फोर्स देते हैं, ये फोर्स यहाँ पे वेलोसिटी के साथ मिलती है, फोर्स और वेलोसिटी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, ठीक है। तो पावर कहाँ जाती है, ड्राइवर पे जाती है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि कभी यहाँ पे ड्राइवर और ड्राइवन, मतलब जो चालक और जो, सर ये क्लास बेसिक्स है ना बेटा, क्या कह रहे हो तुम लोग यार, मतलब इतनी बेसिक तरीके से मैं क्लास समझा रहा हूँ, फिर भी बच्चा कमेंट कर रहा है सर बेसिक क्लास नहीं है, मतलब तुम लोग तो जाओ बेटा, आज तो इतना कुछ नया सिखाएंगे, नया क्लास सिखाएंगे, खुद ही बोलोगे कि भैया भैया मजा आ गया। देखो अब सर यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होता है साथियों कि मान लो ये ड्राइवर है, ये चालक है, और ये यहाँ पे ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब जिसे चलित बोलते हैं। अब इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब दूरी बढ़ जाती है साथियों, दूरी बढ़ जाने पे होता क्या है कि हमें यहाँ पे पावर ट्रांसफर करनी है। तो पावर जब ट्रांसफर करनी है तो हम क्या करते हैं साथियों, बीच में एक नए प्रकार का गियर यूज करते हैं। अब ये जो गियर होता है ना, ये गियर करता क्या है, ये गियर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पावर ट्रांसफर करने का काम करेगा। इसे बोलते हैं आइडलर। क्या बोलते हैं, आइडलर। तो प्लीज यहाँ पे समझो, आइडल नहीं है, आइडलर है। तो क्वेश्चन बनता है सर आइडलर गियर क्या होता है, बताओ जल्दी से। तो आइडलर गियर वे होते हैं जो ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में लगाए जाते हैं। तो ऐसे गियर जो ड्राइवर और ड्रिवन के मध्य में लगते हैं क्या बोलते हैं, आइडलर बोलते हैं। ये सारी बातें अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट को समझना ध्यान से देखो। ये केवल यहाँ पे गति, ये जो केवल यहाँ पे गति या घूर्णन की दिशा बदलता है, इससे गियर ये रेशियो पर किसी प्रभाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये किसको चेंज नहीं करता, तो ये भैया यहाँ पे गियर रेशियो को चेंज नहीं करता। इस बात को जरा समझना, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि भैया ये जो गियर रेशियो होता है ये होता क्या है। तो अभी थोड़ा सा सब्र करो, ये मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं। और सुनो, सेम क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ भैया जो आइडलर होते हैं, आइडलर क्या वो किसी प्रकार से गियर के रेशियो में परिवर्तन करते हैं, क्या वो किसी प्रकार से गियर के रेशियो में परिवर्तन करते हैं, तो आंसर नहीं करते। ये समझना। अच्छा किसमें चेंज नहीं करते, बस थोड़ा सा पॉइंट समझ लो। जो आइडलर होते हैं साथियों, इससे किसमें भी परिवर्तन नहीं होता, तो इससे यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो में भी परिवर्तन नहीं किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन को। अब आप पॉइंट को सुनना ध्यान से, बहुत प्यारा पॉइंट बता रहा हूं। देखो मैंने क्या बताया साथियों कि हमेशा एक गियर से दूसरे गियर में हम जाएंगे ना, तो दिशा क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। जैसे मान लो ये कैसे घूम रहा था, तो ये घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो आइडलर कैसे घूमेगा बताओ जल्दी से, तो यहाँ पे ये घूमेगा साथियों कैसे, क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। कंफर्म है सारी बातें, तो बहुत प्यारा बता रहा हूं, ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, समझ में कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ये बताओ यहाँ पे जो ड्राइवर है, ड्राइवर ये कैसे घूमेगा, तो ड्राइवर घूमेगा साथियों हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बताओ कि इसमें इसमें क्या हुआ,
इस वाली कंडीशन में इसकी दिशा भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसकी दिशा भी कैसी है साथियों, एंटी क्लॉकवाइज है। भैया ये क्या बात होगी? यस, तो ड्राइवर कब लगाए जाते हैं या एरियल गियर कब लगाए जाते हैं? तो एरियल गियर तब लगाए जाते हैं साथियों जब हमें डायरेक्शन या तो सेम करनी होती है या डायरेक्शन हमें क्या करनी पड़ती है साथियों बताओ? यहाँ पे डायरेक्शन को सेम करना पड़ता है या डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं समझा से, आप जब यहाँ पे और संख्या करोगे, जैसे मान लो आपने 1 लगा दिया, 3 लगा दिया, 5 लगा दिया, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा साथियों? उस वाली कंडीशन में ड्राइवर और ड्रिवन की जो डायरेक्शन है, सुनो ध्यान से, वो सेम हो जाएगी। आप देख पा रहे हो, जैसे मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना एरियल लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है, जब 1 लगा हुआ है मतलब और संख्या है, बोलो जल्दी से, तो ड्राइवर की संख्या और ड्रिवन की संख्या क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? अरे मान लो कि मैं यहाँ पे 2 एरियल लगा देता, जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूं, समझना, देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। जैसे ड्राइवर है, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास में ड्राइवर है, ठीक है, और ये क्या साथियों हमारे पास में ड्राइवर क्या है, ड्राइवर है, दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अभी मान लो साथियों ये हमारे पास में एरियल 1 है और ये हमारे पास में एरियल 2 है। अब जरा समझना, देखो ये करता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, इससे और कुछ चेंज नहीं होता। अब मान लो कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, देखो तो ये यहाँ पे दिशा कैसी हमारे पास में क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे दिशा कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे सारी दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, कैसी एंटी क्लॉकवाइज, बोलो जल्दी से, यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी साथियों, तो यहाँ पे दिशा हो जाएगी क्लॉकवाइज, और फिर यहाँ पे दिशा कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। अभी बताओ कि यहाँ पे कितने एरियल है, तो यहाँ पे 2 है, 2 मतलब कैसे, मुझे बताओ जल्दी से, इवन है, जब इवन होते हैं एरियल, जब यहाँ पे 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, तो ऐसी कंडीशन में ड्राइवर और ड्राइवर की जो डायरेक्शन है ये कैसी रहेगी, बताओ जल्दी से। तो इसमें साथियों जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसे रहने वाली है, हमारे पास में अलग अलग रहने वाली है। कितनी सी बात यहाँ पे क्लियर है, बोलो जल्दी से। और जब यहाँ पे इसकी संख्या क्या होती है, और होती है, देखो और होती है, तो ड्राइवर और ड्राइवर की संख्या जो डायरेक्शन कैसे सेम रहती है, तो लास्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्यों एंटी क्लॉकवाइज, देखो ध्यान से, ये क्लॉकवाइज था, हां ओके एंटी क्लॉकवाइज हो गया, सॉरी सॉरी, देखो ये हमारा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, हां तो सही तो है, एंटी क्लॉकवाइज सही तो है, सही तो है, अब सही है, अब समझ गए ना, कंफ्यूज कर दिया, इतनी सी बात क्लियर नहीं है, जल्दी वापस सब। तो आप समझ गए कि इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल बेटा सिर्फ और सिर्फ करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि अगर मैं भैया यहाँ पे एरियल का इस्तेमाल करता हूं तो क्या उससे यहाँ पे वेग अनुपात में, क्या उससे यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो में चेंज होता है, तो आंसर नहीं चेंज होता, ठीक है। अच्छा कैसे स्पीड यहाँ पे चेंज होती है, तो आंसर स्पीड में चेंज नहीं होता, बस इतना अंतर पड़ेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। मतलब समझ गए ना ये छोटी सी बात। अभी देखो इसमें और भी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि गियर रेशियो क्या होता है, अभी समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने इतनी बात समझ ली। अब देखिए मुद्दा ये बनता है कि भैया हमारे पास में हमें काम क्या है, तो हमारा काम होता है साथियों यहाँ पे शक्ति को ट्रांसफर करना, जिसे बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन करना। अब देखिए बीएससी के अंदर जो पावर ट्रांसमिशन शब्द होता है ना, इसको बोलते हैं शक्ति पारेषण, शक्ति को पास करना, शक्ति को पारेषण करना। तो आपको मैं बताऊं कि हमारी की जो बीएससी दी गई है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, इसमें हमारे पास ये करता कौन है, तो इसको ट्रांसफर करने का जो काम किया जाता है साथियों वो किया जाता है ड्राइव के माध्यम से। अभी बताओ कि ये आप खुद ही बताओ कि पावर को ट्रांसफर करता है साथियों, ड्राइव करता है या फिर ड्राइविंग करता है, सिंपल सी बात है। ये पावर को ट्रांसफर करने का जो काम किया जाता है वो चालन के द्वारा किया जाएगा। मैं बता चुका था कि जो चालन होते हैं, जो चालक होते हैं, वही तो क्या करते हैं साथियों, पावर को ट्रांसफर करते हैं, किसमें ट्रांसफर करते हैं, चलित में ट्रांसफर करते हैं, समझ में आ गई। अब ये जो ड्राइवर होता है हमारा, इस ड्राइवर के आधार पे हमारे पास में 4 तरह की बेल्ट बनती है। कौन सी बेल्ट बनती है, तो पहली बनती है साथियों जिसे बोलते हैं रोप ड्राइव, क्या बोलते हैं, रस्सा चालन बोलते हैं, जिसमें रस्सी के माध्यम से पावर को ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा होता है साथियों जिसे बोलते हैं बेल्ट ड्राइव, जिसमें पट्टे के माध्यम से, ठीक है, जिसमें पट्टे के माध्यम से चीज को चेंज किया जाएगा। तीसरा बोलते हैं चेन चालन, जिसमें चेन का इस्तेमाल किया जाता है, और चौथा है साथियों यहाँ पे गियर ड्राइव, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सारी सारी बातें यहाँ बताऊं, ठीक है। तो जो ड्राइव होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आप इनको जरा यहाँ पे समझिएगा। अब मुद्दा बन जाता है एग्जामिनेशन में कि भैया हमारे पास में जो शक्ति का ट्रांसफर किया जाता है जिसे बोलते हैं शक्ति पारेषण, तो शक्ति पारेषण में कैसे कैसे चीजें होती हैं, इनको जरा बता दीजिए। देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बेटा प्लीज सुनते चलो, आपको हर पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता चलेगा, ठीक है। देखो जैसे सबसे पहले किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं गियर ड्राइव के बारे में, जिसे बोलते हैं गियर चालन। देखो मैं नीचे शुरू कर रहा हूं, ठीक है, गियर चालन के बारे में आइए। देखो गियर चालन की बात करते हैं तो ये हमारे पास में गियर है। आप नोटिस करना कि इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे, देखो इसमें यहाँ पे जो 2 गियर होते हैं वो आपस में एक दूसरे का कांटेक्ट में होते हैं, क्या यहाँ पे संपर्क है कि नहीं है। जैसे आप खुद ही देखो ये हमारे पास में गियर 1 है, ये हमारे पास गियर 1 है, और ये हमारे पास में गियर 2 है, दिखा दिया आपको। अब ये बताओ कि क्या ये दोनों के दोनों आपस में कांटेक्ट में, बिल्कुल साथियों। अच्छा कैसे कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में। यहाँ पे दूरी कैसी है, तो दूरी कैसी साथियों, तो मिनिमम डिस्टेंस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ कि जब हमें पावर का ट्रांसफर, जब हमें पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, किस दूरी के लिए, ज्यादा दूरी के लिए, कम दूरी के लिए, कम दूरी के लिए, तो सबसे कम दूरी के लिए, देखो ना से सबसे कम दूरी के लिए हमें जब पावर को ट्रांसफर करना पड़ता है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है गियर ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। कंफर्म है, जब पावर को हमें सबसे कम दूरी में ट्रांसफर करना पड़ता है, हम उसके लिए मिनिमम ड्राइव, जो मिनिमम डिस्टेंस में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों, गियर ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंफर्म है, बोलो है ना। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि 2 या 2 से ज्यादा गियर जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 2 गियर हैं और दोनों के दोनों जो गियर होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दिखा दिया आपको। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें किसी प्रकार से स्लिप नहीं होता। अभी बताओ क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है कि जो एक गियर होगा वो दूसरे गियर से हट जाए, तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। दूसरा आप नोटिस करने को से ये दांत है, किसके, गियर के दांत हैं, और ये भी क्या साथ दांत है गियर के, ये दोनों के दोनों दांत ना आपस में इस प्रकार से फिक्स हो जाते हैं। जब फिक्स हो जाते हैं तो इसमें किसी प्रकार से फिसलन देखने को मिलेगी आपको, इसमें किसी प्रकार से यहाँ पे जो फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, मतलब फिसलन देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब फिसलन देखने को मिलेगी तो इसमें किसी प्रकार से स्लिप नहीं होता, और इसलिए से क्या बोलते हैं साथियों, पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। ये चारों के चारों पॉइंट क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि सबसे कम दूरी के लिए पावर का जो ट्रांसमिशन किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, तो आंसर है गियर ड्राइव के थ्रू। अब गियर ड्राइव के ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत जगह पे गियर ड्राइव का इस्तेमाल जो किया जाता है। जैसे पूछेंगे, बताओ हमारी गाड़ियों में साथियों जो गियर बॉक्स किसका बनता है, गियर ड्राइव का बनता है। हमारी बाइसाइकिल के अंदर, साइकिल में साथियों जो सिस्टम किसका है, गियर ड्राइव का है। हमारी घड़ी की बात करते हैं, घड़ी, हमारी घड़ी में साथियों जो यहाँ पे छोटे-छोटे गियर बनते हैं किसके बनते हैं, गियर ड्राइव के बनते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो मशीन बनती है इंडस्ट्रीज की, यहाँ पे जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन मतलब जिस जो यहाँ पे किसी भी शेप में चीज को काट देती है, यहाँ पे जो क्रेन्स होती हैं, ऑटोमोबाइल होती हैं, इन सब के अंदर यहाँ पे कौन सा सिस्टम है जो यूज किया जाता है, तो आंसर गियर ड्राइव यूज किया जाता है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है, बोलो हां या ना। इन सब के अंदर जो पावर का ट्रांसमिशन है किसके थ्रू किया जाएगा, तो आंसर गियर ड्राइव के थ्रू किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों याद लो। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं, बताइए कि गियर ड्राइव की हम जब बात करते हैं तो एग्जांपल बता दो प्लीज। अच्छा मैं आप लोग से बस ये पूछूंगा बेटा कि इससे भी ज्यादा बेसिक में चलना है क्या, इससे भी ज्यादा यहाँ पे इजी तरीके से बताना है क्या, मतलब समझो जितना सरल लैंग्वेज होता है उतना सरल लैंग्वेज में मैं सारी बातें बता रहा हूं। आपने इससे पहले वाली क्लास देखी होगी, सबने नहीं देखी होगी तो वो वीडियो क्लास मिल जाएगी। वीडियो क्लास मतलब क्योंकि वो क्लास डेमो वाली क्लास थी, तो मैंने YouTube पे भी एप्लीकेशन दोनों पे पढ़ाई थी, है ना, समझ गए, क्लियर सारी बातें। चलिए तो हमने गियर ड्राइव समझ लिया कि गियर ड्राइव का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, जब सबसे कम दूरी होती है तो हम यूज करते हैं किसका, गियर ड्राइव का, किसके लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए। अब आगे दूसरे वाले पॉइंट पर, दूसरा है हमारे पास में जिसे बोलते हैं चेन ड्राइव। ये चेन ड्राइव क्या होती है, हम चेन चालक बोलते हैं। ये चेन चालक समझिए, देखो जब यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन, पावर को हम जब यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं के माध्यम से, इसके माध्यम से, चेन के माध्यम से यूज करते हैं। तो हम इसमें 2 चीज का यूज करते हैं, एक होता है चेन और एक होता है स्प्रॉकेट। क्या होता है स्प्रॉकेट, स्प्रॉकेट क्या होती है, जैसे मान लो ये तो चेन है, अब इस चेन को किससे बांधा जाएगा, तो चेन को साथ जिसे एंड से बांधा गया उसे बोलते हैं स्प्रॉकेट। क्या बोलते हैं, स्प्रॉकेट बोलते हैं। 2 स्प्रॉकेट होते हैं, एक होता है बड़ा वाला, एक होता है छोटा वाला। आप समझ गए, कंफर्म है सारी बातें। तो जब यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन साथियों किसके माध्यम से किया जाता है, चेन और स्प्रॉकेट के माध्यम से किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे चेन ड्राइव बोलते हैं। अब चेन ड्राइव की बात करेंगे, सुनो ध्यान से, इसमें चेन होती है और स्प्रॉकेट पाए जाते हैं। क्या इसके अंदर भी यहाँ पे स्लिप देखने को मिलेगी, क्या इसके अंदर ऐसा तब है कि ये उतर जाए दूसरे से, तो उतरती कब है, जब यहाँ पे चेन ढीली हो जाती है, चेन टाइट है, स्प्रॉकेट टाइट है, तो यहाँ पे चेन तो उस तरीके नहीं है कि नहीं, हम जब बात करें तो आपसे पूछते हैं कि बताओ ये कैसी होती है, तो ये भी हमारे पास में पॉजिटिव ड्राइव होती है। इसका उपयोग कहां पे करते हैं, जो मध्यम दूरी होती है, मतलब ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी दूरी है, जो थोड़ी सी बड़ी दूरी होती है, इसमें इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। जैसे आपसे पूछेंगे, बताओ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साथियों साइकिल। देखो हमारी जो साइकिल थी, साइकिल, तो साइकिल के अंदर जो पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है बेटा, तो आंसर है चेन ड्राइव के थ्रू किया जाता है।
आप समझ गए? तो मैं बता चुका हूं कि हमारी गाड़ी, हमारी जो बाइसाइकिल होती है, जो साइकिल होती है, इसमें इसका यहाँ पे यूज किया जाता है। मोटरसाइकिल में यूज करते हैं। जो एग्रीकल्चर की मशीन होती है, एग्रीकल्चर की मशीन होती है, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। जो एस्केलेटर होती है ना, जो चलती रहती है ऐसे मॉल के अंदर खुद से चलने वाली सीढ़ियां होती है, जिन्हें बोलते हैं एस्केलेटर। तो एस्केलेटर के अंदर आप खोलोगे ना उसको ऐसे, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे चेन ड्राइव सिस्टम नजर आएगा। तो जो चेन ड्राइव होती है वो पावर को ट्रांसफर करती है एस्केलेटर के अंदर, है ना? इंडस्ट्रियल जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल जो किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है? कंफर्म है? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेल्ट ड्राइव के बारे में, जिसे बोलते हैं पट्टा चालन। अब पट्टा चालन की बात करते हैं, जरा समझने का प्रयास करना, बहुत ही बढ़िया। देखो, जहां पर पावर को ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल करें साथियों? बेल्ट और पुली का इस्तेमाल करें। तो बेल्ट पुली क्या होती है आप नोटिस करना कि यहाँ पे ये दिया जा रहा है बेल्ट, दिखा दिया आपको? देखो यहाँ पे पावर ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम यूज करते हैं बेल्ट का। इसको सॉरी सॉरी, और यहाँ पे जो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ट्रांसफर करने के लिए साथियों यहाँ पे होती है पुली। तो जो बेल्ट और पुली के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है उसे बोलते हैं सिंपली भाषा में बेल्ट ड्रिवन। क्या बोलते हैं? बेल्ट ड्रिवन बोलते हैं। अब इसमें ना कभी-कभी साथियों क्या होता है, स्लिप हो जाती है। स्लिप क्या होती है आप नोटिस किया होगा, जैसे हम जब बात करते हैं आटा चक्की के बारे में, है ना? आटा चक्की आपने आटा चक्की में होता है साथियों क्या कि हम जो मशीन होती है ना, कभी-कभी यहाँ पे निकल जाती थी। जो पट्टा होता है निकल जाया करता है, क्यों निकल जाता है? देखो जब रोटेशन स्पीड बढ़ती है ना, तो रोटेशन स्पीड से कहीं न कहीं साथियों यहाँ पे होता क्या है कि इसमें स्लिप मार जाती है और पट्टा बाहर निकल जाता है। तो ये कैसा होता है? नेगेटिव ड्रिवन है। नेगेटिव ड्रिवन मतलब कभी-कभी यहाँ पे जो पावर है वो लॉस हो जाती है। तो जहाँ पे पावर लॉस देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं साथियों? उसे बोलते हैं नेगेटिव ड्रिवन। इसे बोलते हैं नॉन पॉजिटिव ड्रिवन, मतलब यहाँ पे नेगेटिव ड्रिवन कहा जाता है और इसका उपयोग भी मध्यम दूरी के लिए करते हैं, जब दूरी यहाँ पे ज्यादा बड़ी नहीं होती है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बता दूं? एग्जांपल बहुत सारे देखो, जैसे हमारी गाड़ी में जो इंजन होता है, तो गाड़ी के इंजन को यहाँ पे जो पावर सप्लाई की जाती है वो इसी तरह की जाती है। हमारी गाड़ी के अंदर देखो बेल्ट लगे रहते हैं, है ना? इसी प्रकार से देखो हमारी जो एसी वाली मशीन होती है, एसी वाली मशीन के अंदर साथियों जो पीछे चलता है ना, जिसे बोलते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर बोलते हैं कंप्रेसर। तो कंप्रेसर भी साथियों इसी सिद्धांत पे चलता है। आपकी यहाँ पे जो मशीन होती है कंप्रेसर वाली, आप नोटिस करना कि उसके अंदर इस प्रकार से पट्टा लगा रहता है। हमारी वॉशिंग मशीन में पट्टा लगा रहता है साथियों, ठीक है? जो ट्रेडमिल होती है उसमें इस प्रकार से पट्टा लगा रहता है ताकि यहाँ पे पावर को जो है वो सप्लाई किया जा सके। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए, ठीक है? चलो, तो ये देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में बेल्ट ड्रिवन, जिसे बोलते हैं पट्टे के द्वारा यहाँ पे पावर को ट्रांसफर किया जाएगा। लास्ट होता है जिसे बोलते हैं रोप ड्रिवन। रोप ड्रिवन में क्या मिलेगा साथियों? रस्सी मिलती है। मतलब वहाँ पे पट्टा होता है, यहाँ पे क्या मिलती है? रस्सी मिलती है। ठीक है? वहाँ पे क्या साथियों पट्टा था और यहाँ पे क्या मिलेगी? रस्सी मिलेगी। देखो, तो इसमें रस्सी और पुली का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि ये रस्सी है तो कभी-कभी स्लिप हो जाती है और जब हमें यहाँ पे पावर को ट्रांसफर करना पड़ता है बहुत दूरी पर, मान लीजिए कि हमें एक जगह से दूसरी जगह बहुत डिस्टेंस पे जाना है, तो हम हमेशा यहाँ पे रोप ड्रिवन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ देखो, तो सबसे अधिक दूरी पर अगर आपको बहुत लंबी दूरी के लिए यहाँ पे क्या करना है साथियों? पावर को ट्रांसफर करना है, तो हम यहाँ पे रोप ड्रिवन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कभी-कभी इसमें स्लिप हो जाती है, इसे कैसे बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव ड्रिवन बोलते हैं। मतलब इसमें कभी-कभी पावर लॉस हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ, ठीक है? सर कार के अंदर यहाँ पे गियर ड्राइवर और बेल्ट ड्राइवर दोनों का बिल्कुल आएगा साथियों। कार के अंदर यहाँ पे गियर, जो कार के अंदर जैसे कार का इंजन है, तो कार के इंजन के अंदर पट्टा यूज़ नहीं करते। कार के इंजन के अंदर यूज़ करते हैं गियर ड्राइव यूज़ करते हैं। मान लीजिए अब इंजन की पावर को सप्लाई करना है पीछे, तो हम यहाँ पे पट्टे का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे बेल्ट ड्राइव बोलेंगे। आप समझ गए? क्योंकि ये मशीन सिर्फ सिंगल बेस पे काम नहीं करती, मशीन में बहुत सारी चीजें मिलकर बनती है ना? जैसे मैं घड़ी की बात करता हूँ, तो हमारी घड़ी के अंदर भैया सिंपल सिंपल यहाँ पे क्या होता है? तो आंसर गियर ड्राइव होता है। ठीक है? समझ गए? चलो, अब आपको एग्जांपल बताओ। जैसे लिफ्ट देखिए आपने, अभी बताओ कि लिफ्ट जो होती है उसमें इस प्रकार की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट जो ऊपर जाती है, नीचे आती है, पुली होती है, पुली ऊपर पुली रहती है, लिफ्ट ऊपर नीचे होती रहती है कि नहीं? कंफर्म है? इसी प्रकार से हमने बहुत सारी केबल कार देखी होंगी, तो केबल कार जो होती है वो भी हमारी किस पे काम करती है? बेटा रोप ड्राइव पे काम करती है। तो हम देखिए जब बात करते हैं एलिवेटर के बारे में, एलिवेटर मतलब लिफ्ट की बात करते हैं। जो क्रेन होती है ना क्रेन, तो क्रेन के अंदर इस प्रकार से हम रोप ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। जो केबल कार होती है, केबल कार वो भी यहाँ पे किस पे चलती है? रोप पे चलती है, रोप ड्राइव पे चलती है। हम जब लिफ्टिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं, सामान को उठाने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें इस प्रकार का इस्तेमाल जो किया जाएगा, है ना? तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके यहाँ पे रोप ड्राइव के एग्जांपल से जो माने गए हैं। तो आप इतना समझ गए कि कहाँ पर कैसे दूरी में किसका इस्तेमाल जो किया जाएगा। अगर एग्जांपल आ गया कर दोगे ना सबके सब? आप कर दोगे ना? पहले जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की बात पूरी क्लियर करनी है, बोलो हाँ या ना प्लीज। क्या यहाँ तक की बात पूरी क्लियर करनी है? जल्दी बताओ सबके कमेंट के अंदर क्या यहाँ तक की बात समझ गई? बोलो जल्दी से। तो अब देखिए साथियों, अब आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है? इसलिए बात क्लियर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब देखिए साथियों में जो लेवल है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब लेवल जो है हमारे अच्छे होने वाले हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि हमारे एग्जामिनेशन में किस तरह से प्रैक्टिस बन जाते हैं। प्लीज जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हमारा लेवल कैसे बढ़ेगा? अभी हमारे पास में कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। कौन कौन से? पहला है वेलोसिटी रेशियो का, ये मैं पढ़ाऊंगा। फिर हम वेलोसिटी रेशियो के क्वेश्चन करेंगे। वेलोसिटी रेशियो के क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा गियर रेशियो, फिर मैं पढ़ाऊंगा ट्रेन व्हील के बारे में और उसके बाद मैं कुछ पॉइंट बाद में बताऊंगा। ठीक है? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं किसके बारे में? गियर ड्राइव के अंदर यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो के बारे में। ठीक है? अब मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, बेटा इसको सुनते चलना प्लीज। ठीक है? थोड़ा सा मेरा साथ देना, मेरा साथ दोगे ना, मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल से बता दूंगा। ठीक है? देखो,
ये हमारे पास में दिए जा रहे 2 पॉइंट क्या क्या दिए जा रहे हैं, ये एक हमारे पास में दिया जा रहा है जिसे बोलते हैं ड्राइवर, और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है ड्राइवर, क्या दिया जा रहा है ड्राइवर दिया जा रहा है, एक है हमारे पास में ड्राइवर और एक है हमारे पास में ड्रिवन, ठीक है कंफर्म है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दोनों की घूमने की दिशा अलग अलग है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा बताओ जल्दी से, देखो ये घूमेगा हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पॉइंट समझना ध्यान से, अब आप ये बताओ मुझे कि दोनों की रेडियस अलग अलग है, मान लो कि इसकी रेडियस यहाँ पे कितनी दी जा रही है, ये इसकी रेडियस दी जा रही है r1, तो इसकी रेडियस क्या होगी बताओ, इसकी रेडियस भी हो जाएगी हमारे पास में r2, दोनों की रेडियस कैसी है, देखो दोनों की रेडियस कैसे हमारे पास में अलग अलग है, समझ गए किस बात। अब ये बताओ कि इसमें को मिलने वाला यहाँ पे जो दांत है वो है T1 और इसमें मिलने वाले जो दांत है वो है T2, क्या है दांत क्या हमारे पास में T1 T2 है, देखो तो मैं लिख देता हूं साथियों कि r क्या भी हमारे पास में, तो r का मतलब है यहाँ पे सीधी सीधी देखो रेडियस है, यहाँ पे T का मतलब क्या देखो, तो T का मतलब यहाँ पे मिलने वाले दांतों से जिसे बोलते हैं टीथ, क्या बोलते हैं टीथ बोलते हैं, आपको जो छोटे छोटे यहाँ पे दांत मिले ना मैं उसकी बात कर रहा हूं, टीथ की बात कर रहा हूं, दिखा दिया आपको कुछ छोटी सी बात है। अब मान लो कि यहाँ पे ना घूमने की स्पीड है, घूमने की स्पीड कैसी होगी अलग अलग होगी, अरे यार एक मिनट क्या समस्या आ रही है, देखो तो घूमने की स्पीड को अलग होगी, आपको मैं चीज बताना चाहता हूं सुनो ध्यान से, किसकी स्पीड ज्यादा होगी छोटी वाली की बड़ी वाली की, ये बताओ मुझे किसकी घूमने की स्पीड ज्यादा होगी छोटी वाली की बड़ी वाली की, सर ड्राइवर और ड्राइवर में कौन बड़ा होता है, कुछ फिक्स नहीं है, देखो मैं बताता हूँ कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे पावर को ट्रांसफर करता है वो बोलते हैं ड्राइवर और जो यहाँ पे पावर लेते हैं उसे बोलते हैं ड्राइवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ड्राइवर का जो शेप होता है वो हमेशा बड़ा बनेगा और ड्राइवर का शेप हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है आप समझ गए, सुनो 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 मैं आपको बता रहा ये हमारे शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये कोई भी शेप हो सकता है, इसमें गलती मत करना, ये कोई भी शेप हो सकता है, ये शेप से इंडिपेंडेंट होता है, इस बात को जरा समझो। आपको मैं बता दूं ये बोला कि ये हमेशा बड़ा ही होता है, इसका मेन काम होता है सिर्फ और सिर्फ पावर का सप्लाई करना, सिर्फ और सिर्फ पावर का सप्लाई करना, सर ज्यादा मोशन वाला यहाँ पे ड्राइवर होगा, अरे नहीं ऐसा ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ मत बोलो, ठीक है ऐसा ऐसा बिल्कुल मत बोलो कि यार ज्यादा मोशन वाला यहाँ पे ड्राइवर होगा, ऐसा ऐसा जिसने भी ड्राइवर को पढ़ा दिया ना उसने बहुत गलत पढ़ा दिया, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ऐसा मैं बता रहा हूँ। अब देखो पता कैसे मान लो एक चीज को समझना, देखो जिसका साइज सुनो सुनो आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या देखो ध्यान से, देखो जिसका साइज यहाँ पे छोटा होगा, ठीक है जिसका साइज देखो छोटा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है लेकिन शक्ति कैसे है, ये शक्ति कम होगी, ठीक है कंफर्म है। तो अगर आप समझ गए कि अगर आपका देखो साइज यहाँ पे छोटा है, साइज यहाँ पे कैसे स्मॉल साइज का है, तो उसकी स्पीड कैसी है बताओ जल्दी से, उसकी स्पीड यहाँ पे ज्यादा है, और अगर यहाँ पे साइज देखो बड़ा कैसा है तो साइज बड़ा है, इसका मतलब है कि इसकी स्पीड यहाँ पे कैसी होगी, उसकी स्पीड यहाँ पे कम होगी, ठीक है कंफर्म है, इतनी सी बात यहाँ पे समझना, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मुझे जरा ये बता दो कि क्या दोनों की स्पीड यहाँ पे सेम रहने वाली है, बोलो जल्दी से, नहीं दोनों की स्पीड तो सेम नहीं रहने वाली है ना। अब आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, इस पॉइंट को जरा समझ लेना एग्जामिनेशन कैसे कैसे बनेंगे, देखो तो मान लो भैया कि इसका रेडियस कितना हमारे पास में r1, देखो इसका रेडियस हमारे पास में r1 है, यहाँ पे रेडियस कितना हमारे पास में r2, यहाँ पे बनने वाली है टीथ है t1, यहाँ पे टीथ हमारे पास में t2, यहाँ पे स्पीड मान लो कितनी है n1, यहाँ पे स्पीड कितनी हमारे पास में n2, n का मतलब है साथियों नंबर ऑफ रोटेशन जा रहे हैं दुकान से, n का मतलब यहाँ पे क्या साथियों स्पीड मान लो, सिंपल सी बात है n के हमारे पास में स्पीड मान लो, ठीक है तो ये हमारे पास में n1 या n2, अच्छा यहाँ पे मान लो कि ये है हमारे पास में ओमेगा 1 और ये है साथियों हमारे पास में ओमेगा 2, सही ओमेगा क्या होता है देखो यहाँ पे साथियों ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, सुनो तो ओमेगा को क्या कहा जाता है साथियों, तो ओमेगा को बोलते हैं सिंपली भाषा में एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है आपको बताना चाहिए साथियों ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, तो ओमेगा की वैल्यू बनती है यहाँ पे v r, या सॉरी वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास में, तो वेलोसिटी का साथियों फॉर्मूला बनता है v r, तो वेलोसिटी का साथियों फॉर्मूला बनता है v r ओमेगा, ये आप लोगों ने पढ़ा कैसे पहले, आप लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ा क्या नहीं पढ़ा तो दिक्कत नहीं है, तो वेलोसिटी का साथियों फॉर्मूला बनता है क्या बनता है हमारे पास में r ओमेगा, क्या बनता है r ओमेगा बनता है। अब देखो मान लो कि मुझे नहीं पता कि दोनों की वेलोसिटी कितनी है, मान लो ये हमारे पास v1 है और ये कितना हमारे पास में v2 है, मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब आप कॉन्सेप्ट को जरा समझने का प्रयास करना ध्यान से, देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास v1 है और ये हमारे पास v2 है, ठीक है v1 है v2 है। अब देखो लॉजिक सी बात है, स्पीड तो चेंज करिए, स्पीड ज्यादा होगी स्पीड कम होगी, अभी मान लेते हैं, मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम करने के लिए बोला, एज्यूम करने के लिए, ठीक है एज्यूम कर लो कि v1 की वैल्यू किसके बराबर है साथ v2 के बराबर है, सर ये मैं आपको मानने के लिए कह रहा हूं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये बेटा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं बोल रहा हूं मान लो सर कैसे मान सकते हैं जब इसका साइज दोनों का साइज बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना वो यहां से बनके तैयार हो जाएगा। देखो अब मान लो कि दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम हो जाए, क्या हो जाए सेम हो जाए, तो क्या कहेंगे सर v1 की वैल्यू v2 के बराबर है, इसका मतलब देखो r1 ओमेगा 1 की जो वैल्यू होगी, इसमें से देखो r1 ओमेगा 1 की जो वैल्यू होगी वो कहने के r2 ओमेगा 2 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, समझ छोटी सी बात। तो मैं लिखता हूं ध्यान से कि ओमेगा 1 की वैल्यू बटे में ओमेगा 2 ये किसके बराबर है, तो ओमेगा 1 अपने ओमेगा 2 किसके बराबर है साथियों, तो ये हमारे पास में r2 अपने r1 हो जाएगा, इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है, इतनी सी बात यहां पे क्लियर है, बोलो जल्दी से सर ये वाला फॉर्मूला यहां पे क्लियर आपको, बोलो जल्दी से हुआ। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखो ये जो ओमेगा होता है ना ओमेगा इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसकी वैल्यू बनती है 2 पाई n अपॉन यहां पे क्या सुनो ध्यान से, तो इसकी वैल्यू बनती है 2 पाई n 2 पाई n अपॉन 60, क्या बनती है 2 पाई n अपॉन 60 बनती है, जो ओमेगा होता है ना ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू बनती है 2 पाई n अपॉन 60। अब देखो यहां पे अगर मैं ओमेगा 1 करता हूं, सुनना ध्यान से इस वाले फॉर्मूले के अंदर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर सुनना, अब यहीं से हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसके बनके तैयार हो जाएंगे। देखो अगर मान लो कि हमारे पास ओमेगा बनाता है तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 2 पाई n1 अपॉन में 60, ठीक है बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में, बटे में होगा हमारे पास में 2 पाई n2 अपॉन में 60, ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर है किसके बताओ जल्दी से, तो ये हमारे पास बराबर है r2 अपॉन r1 के। अब ये बताओ इनमें क्या कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से देखो यहां पे 2 पाई अपॉन 60 कैंसिल हो जाएगा, अब ये हमारे पास बचेगा n1 अपॉन n2, ये तो बचेगा, अरे बोलो सब यही तो बचेगा n1 अपॉन n2, तो आप ये कह सकते हैं साथियों किसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n1 अपॉन n2 के बराबर हो जाएगी, बोलो जल्दी से n1 अपॉन n2 के बराबर हो जाएगी, क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है। और ये किसके बराबर है साथियों, तो ये बराबर है t2 अपॉन t1 के बराबर, और ये हमारे पास में जो रेशियो है इसी रेशियो को पढ़ने वाले हैं, ये इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो जल्दी से बताओ कमेंट के अंदर कि भैया हमें ये बात यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है। तो इसी रिलेशन को लेकर साथियों बनता है हमारे पास में क्या, तो हमारे पास बनता है वेलोसिटी रेशियो, क्या बनती है वेलोसिटी रेशियो बनती है, तो आप यहाँ पे कहेंगे साथियों कि n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, क्या है t2 अपॉन t1 है, ठीक है क्या है t2 अपॉन t1 है, और किसके बराबर है साथियों, तो ये हमारे पास में r2 अपॉन r1 के बराबर है। और अगर मैं r2 की बात करता हूं देखो तो ये हमारे पास निकल 2d1 2d2 अपॉन यहाँ पे 2d सॉरी r2 अपॉन r1 है ना, तो ये हमारे पास रेडियस का डबल होता है, ठीक है देता, तो ये इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है। तो ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है सीधे सीधे, तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब होता है स्पीड की जो चालक की गति बटे में यहाँ पे क्या है चलक की गति, तो v1 v2 किया जैसे मैंने बताया साथियों, अगर मान लो कि हमारे पास में v1 है और ये हमारे पास में क्या v2 है, तो इसका जो रेशियो बनेगा बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो की फॉर्मूला हमारे पास ये बनकर तैयार होगा। तो इस फॉर्मूले को साथियों मैंने कर दिया पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो प्लीज आप यहाँ पे समझो कि n1 अपॉन n2 की वैल्यू यहाँ पे t2 अपॉन t1 के बराबर है और यहाँ पे r2 अपॉन r1 के बराबर है, और ये बनेगा साथियों हमारे पास में d2 अपॉन d1 के बराबर, इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है। ये d क्या हो जाएगा, d हमारे पास में डायमीटर है, और ये साथियों मैंने कर दिया है आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने क्या बताया साथियों, ये कंडीशन तुम्हारी कब बनेगी, ये कंडीशन बनती है मान लो क्या ये यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या यहाँ पे दोनों की स्पीड बराबर होगी, नहीं दोनों की स्पीड बराबर क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका छोटा साइज है ना, और छोटे जो छोटा साइज है उसकी स्पीड आपकी बड़ी होती है, ठीक है मैंने आपको क्या कर दिया एक्सप्लेन कर दिया, इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर होगी। अरे बोलो बाबू प्लीज सबके साथ, क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है, ये फॉर्मूला कैसे आया समझ गए, प्लीज सबके साथ बताओ, कोई दिक्कत किसी को। तो ये हमारे पास में रेडियस है, ये हमारे पास दांत है, और ये देखो एंगुलर वेलोसिटी की बात यहाँ पे की जा रही है।
अब थोड़े से क्वेश्चन पहले पुराने वाले मतलब प्रीवियस ईयर के बताऊं, तो आपको ना मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप यहां पे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। देखो ये क्वेश्चन जैसे हमारे एलपी टेक्नीशियन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सुनो ध्यान से। अब देखो आप क्वेश्चन पे ना ये मत ध्यान देना कि कौन सा ड्राइव दिया जा रहा है, आपको मैं बता दूं सकते हो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला रहता है वो सभी के लिए सेम रहता है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला रहेगा बेटा हमेशा सबके सेम रहेगा, चाहे कैसा भी ड्राइव दिया जाए, बस आपका गियर वाला ड्राइव होना चाहिए। अगर गियर है हमारे पास में तो हमारा हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको जरा समझिएगा। सर एक क्वेश्चन है कि क्या हम ड्राइव को एक ही साइज का भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बेटा मैंने पहले कहा था ना, जो मैंने पहले कहा था बच्चा कि प्रकाश को कमेंट कर रहा है कि सर इसके लिए तो यहां पे v1 की वैल्यू v2 के बराबर नहीं है, बेटा सही बात मैंने कहा v2 के बराबर नहीं है, v2 के बराबर नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा था मान लो, मैंने पहले कहा था कि एज्यूम कर लो ताकि मुझे फॉर्मूला प्रूफ करने में आसानी हो जाएगी। और ये रीजन है साथियों मैंने इसको यहां पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ना साथियों इसको मैंने मेंशन किया है, मैंने जब फॉर्मूला प्रूफ किया था मैंने कहा था कि मान लो, वरना मुझे अलग से इसको बड़ा साइज करना पड़ता, आप समझ गए, बस मैंने मानने के लिए बताया। चलो अब क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो क्या बोला साथियों कि हमारे पास में ये दिया जा रहा है 100 mm की ड्राइवर पुली है, देखो ध्यान से, तो 100 mm की यहां पे ड्राइवर पुली है जिसकी रोटेशन स्पीड है यहां पे 1400 आरपीएम। तो बताओ भैया कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द ड्राइवर पुली एट द 3,500 हम जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, तो 3,500 यहां पे आरपीएम हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म है सारी बातें, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे? देखो आप फॉर्मूले में सब ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, बेटा मैं बताऊं सुनो, क्योंकि डिवाइड टू कैंसिल हो जाता। देखो एक बच्चा मुझे कमेंट कर रहा है कि सर आपने यहाँ पे जो आर लिखा ना तो आप यहाँ पे डिवाइड टू करते, देखो आपने बोला डिवाइड टू करते, सर इसे भी डिवाइड टू करते, बेटा 2 से कैंसिल हो जाता ना, इसलिए मैंने यहाँ पे d2 पर d1 कर दिया। समझ में आ गई छोटी सी बात, क्योंकि ये जो 2 है ये क्या होता है कैंसिल हो जाते हैं, जब कैंसिल हो जाते हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा, ये रीजन है और कोई दूसरा रीजन नहीं है। समझ में आ गया ना, जो मैं कह रहा हूँ, बुद्धि का इस्तेमाल करो बेटा प्लीज, थोड़ा सा आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर बता सकते हो क्या बोला क्वेश्चन में, पहले पढ़ो। बता जल्दी से क्या इसका आंसर है, देखो इस क्वेश्चन में सुनना ध्यान से क्या बोला है कि यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है कि एक ड्राइवर है 100 mm की, ये दिया ड्राइव दिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या जो डायमीटर है, डायमीटर तो ये क्वेश्चन जो पूछेगा डायमीटर का पूछेगा, रेडियस का नहीं पूछेगा। देखो यहाँ पे d1 कितना बता दीजिए, तो d1 को हमारे पास कितना 100 mm का है, ठीक है। क्योंकि ड्राइवर को साथ हमेशा क्या बोलते हैं d1, क्या बोलते हैं d1 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n1 कितना हो जाएगा, तो n1 को दिया गया हमारे पास में 1400 आरपीएम, कितना दिया गया 1400 दिया गया। अच्छा हमारे पास में n2 कितना है, तो n2 भी हमारे पास में 3,500 यहाँ पे आरपीएम हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना d2 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको मैं बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी रेशियो का, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा कि n1/n2 ये किसके बराबर है साथियों, तो आंसर d2 d1 के बराबर है। आप समझ गए, आप समझ गए छोटी सी बात को, क्वेश्चन को n1 कितना दिया गया, तो n1 हमारे पास में 1400 है, यहाँ पे कितना दिया गया 3,500, कितना दिया गया 3,500। ये दिया गया हमारे पास में d2 हमें निकालनी है, तो d2 में निकालनी है, d1 कितना, d1 दिया गया 100। देखो अगर आप जरा कैंसिल करोगे ना तो कैंसिल करने की हम कोशिश करेंगे इसको, तो ये बनेगा हमारे पास में कितना, तो ये बनेगा 1400 अपन में यहाँ पे 35, ये d2, तो d2 की वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी आएगी बताओ 40। आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आने वाली 40, कितनी आने वाली 40 आने वाली, तो 40 राइट आंसर। समझ गए किसी बात को, तो इसका आंसर कितना बनेगा साथियों हमारे पास में, तो आंसर बनेगा हमारे पास में सीधे सीधे, तो आंसर बनेगा हमारे पास में 40। समझ गए ना, देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये n1 n2 किसको लेंगे। देखो मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं बता चुका हूं, देखो यहाँ पे जो ड्राइवर होता है ड्राइवर यही होता है r1 t1 n1 w1, तो हमेशा हम जब भी बात करते हैं ड्राइवर को, जब भी यहाँ पे ड्राइवर दिया जाए क्वेश्चन में ड्राइवर करो तो वहां पे सबसे वैल्यू हमेशा क्या बन जाती है। और हमसे जब पूछा जाए किसी ड्राइवर के बारे में तो ड्राइवर को साथ हमेशा आप कौन सी वैल्यू दो, टू वैल्यू दो। समझ गए किसी बात, आप अगर ये समझ गए तो कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत कर दिया था। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दूसरे, देखो एक मामूली इस पर है, अब यहाँ पे छोटे से को जो भी है बताओ। जल्दी से क्वेश्चन को पहले सुनना ध्यान से, देखो क्या बोला है ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया कि एक सिंपल गियर ड्राइव के अंदर देखो क्या बोला गया साथियों, द स्पीड ऑफ द ड्राइवर गियर, देखो ड्राइवर गियर है मतलब हमेशा इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे, 1 निकालेंगे, तो यहाँ पे 24 तीथ है और n1 कितना दिया जा रहा है 800 आरपीएम दिया जा रहा है। देखो तो यहाँ पे t1 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 24, n1 कितना दिया हमारे पास में, तो आंसर दिया गया 800, ठीक है। हमें निकालना क्या साथियों, हमें निकालना है यहाँ पे n2 की वैल्यू, ठीक है निकालेंगे। और t2 कितना दिया गया, तो t2 हमारे पास दिया गया कितना बता दीजिए, आंसर है 16। अब आपको मैं फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से, फॉर्मूला को मैंने क्या बताया था कि n1/n2 की जो वैल्यू होती है वो बनती है साथियों t2/t1, ये मैं बता चुका हूं।
तो नहीं बताया आपने, कैसे नहीं बताया, ये बताया ना कि n1 n2 की जो वैल्यू होती है T2 T1 के बराबर होती है, इसमें क्या बोलते हैं साथियों, टीथ बोलते हैं। आप सॉल्व करोगे इसको लगा दो, n1 कितना दिया गया, n1 दिया गया मतलब 800 और हमें n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, T2 कितना दिया गया 60 दिया गया और नीचे को ये 24 है ना, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो n2 की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में 24 × 800/60, तो ये जाएगा हमारे पास में, तो ये बनेगा 320, तो n2 की जो वैल्यू बनेगी 320, तो 320 क्या, तो 320 साथियों आरपीएम जिसे बोलते हैं रोटेशन पर मिनट, ठीक है। तो आरपीएम किसमें दिया जाए, तो ये दिया जाए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में। समझ गए ना कैसे करोगे, गलती नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखो सारे के सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, अब इसमें और भी चीजें बताऊंगा। बताओ ओपन बेल ड्राइव में 100, देखो क्या बोला गया, सुनना ध्यान से, क्योंकि आपको यहाँ पे पहचाना है कि किसे 1 मानेंगे किसे 2 मानेंगे। देखो ध्यान से, हमारे पास में कोई भी दिया जा रहा है ओपन बेल ड्राइव है, मतलब ये छोड़ दो सबको, यहाँ पे क्या बोला है ड्राइवर 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 बोला गया, ड्राइवर मतलब ये हमारे पास वैल्यू नंबर बनेगी, ठीक है। तो 100 मिलीमीटर डायमीटर मतलब यहाँ पे दिया जा रहा है d1, इतना दिया जा रहा है n1 दिया जा रहा है, ठीक है। ड्राइवर की पूरी बात करते हैं, तो ड्राइवर में स्पीड हमारे पास में n2, हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालनी है, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, देखो d1 कितना है 100, n1 कितना बताओ जल्दी से, तो 1400, हमें n2 कितना दिया गया नहीं, अच्छा n2 1400 है, तो ये d2 कितना आएगा, तो d2 ऑटोमेटिकली 100 आ जाएगा, खत्म। देखो मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों की भी हम जब बात करते हैं ना रोटेशन स्पीड सेम है। आप लॉजिक देखो ध्यान से, आप लॉजिक सुनो, लॉजिक क्या है, अगर दोनों की यहाँ पे लॉजिक क्या है साथियों, दोनों की घूमने की स्पीड सेम है, इसका मतलब है कि दोनों का जो वेलोसिटी वो भी सेम है, वेलोसिटी सेम है तो रेडियस क्या होगी, सेम होगी, तो डायमीटर क्या बनेगा साथियों, सेम बनेगा। क्या इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की जरूरत थी, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी, बताओ सबके सब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी दी जा रही है सेम दी जा रही है और इतना लंबा सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर यहाँ पे बिना पेंसिल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, बताओ आंसर में क्या हुआ, इजी क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से, सिंपल गियर ड्राइव है, यहाँ पे ड्राइवर देखो, ड्राइवर दिया गया, ड्राइवर फिर से पता कर चुका हूं, ड्राइवर है तो ये हमारे पास में बन हो जाएगा। देखो यहाँ पे T1 कितना है 30 है, n1 कितना हमारे पास में 600 है, हमें निकालना देखो ये दिया गया हमारे पास में T2, हमें निकालना कैसे, हमें निकालनी है n2 की वैल्यू। आप जानते हैं कि n1 अपॉन n2 जो होता है किसके बराबर होता है, मतलब T2 अपॉन T1 के बराबर, समझ में छोटी सी बात, देखो n1 कितना दिया गया, तो ये दिया गया 600 600 अब हमें n2 में निकालनी है, T2 कितना है, तो 60 अपॉन में यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो ये कटेगा यहाँ पे 3 से, तो आंसर बनेगा हमारे पास 300 आरपीएम। समझ में आ गई कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, बताओ सबके सब जल्दी से, क्या यहाँ तक का जो कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, क्या मेरे कोई भी ऐसा छोटा भाई बहन है जो गलत करने वाला है, अगर गलत किया ना तो बहुत कूटूंगा, मैं सीधा बताऊं, अगर गलत किया तो बहुत कूटूंगा, बहुत कूटूंगा, मैं पकड़ पकड़ के कूटूंगा, ठीक है। चलो तो हमने ये बात समझ ली, अब हमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस समझ लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस क्या होता है, इनको जैसे क्वेश्चन बनता है कभी कि भैया बता दो गियर रेशियो क्या होता है, जो गियर रेशियो की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि गियर रेशियो कुछ नहीं है, दोनों के दोनों दांतों का अनुपात होता है, दोनों के दोनों दांत मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ड्राइव है और ये हमारे पास ड्राइवर है, मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ड्राइव की वैल्यू हमेशा छोटी बनती है या ड्राइव हमेशा छोटा आकार होता है बड़ा आकार होता है, इसका शेप कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आप ये मत करना प्लीज कि भैया ड्राइव जो होता है हमेशा बड़ा होता है, और जिसने पढ़ा दिया हो तो उसने गलत पढ़ा दिया आपको, ठीक है। देखो जैसे अब मान लो कि ड्राइव है, ड्राइव के दांत है T1 और यहाँ पे दिया गया ड्राइवर, एक है चालक एक है चलित, और चलित के यहाँ पे दांत दिया जा रहा है T2, ठीक है। तो दोनों के दोनों दांतों का जो अनुपात होता है साथियों उसे बोलते हैं क्या, गियर रेशियो, क्या बोलते हैं, गियर अनुपात बोलते हैं। अब मैं आपको बात बता दूं सुनो ध्यान से, ये जो गियर अनुपात होता है ना ये कभी नहीं बदलता, ठीक है, ये किसी ने ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता, मतलब आप यहाँ पे कितना भी आइडियल लगा दो, आइडियल लगा दो, आइडियल इसको चेंज नहीं करता, आप समझ गए। तो दोनों का यहाँ पे अनुपात क्या होगा साथियों, समझना छोटी सी बात, एग्जांपल दिया गया यहाँ पे है टोटल 8 टीथ और यहाँ पे कितने 16 टीथ, तो बताओ ये अनुपात क्या हो जाएगा। देखो ड्राइवर अपन यहाँ पे ड्राइव करोगे तो 16 पे कितना होता है, रेशियो बनता है, आप समझ गए। अब मैंने क्या बताया था, देखो मैंने बताया था साथियों कि जब भी हम दो गियर के बीच में कोई दूसरा गियर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आइडियल, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, देखो ये पढ़ाया था मैंने, हमारा आइडियल ये। अब इस पॉइंट को सुनना, आप समझ जाओगे, देखो ये हमारे पास में ड्राइवर है और ये ड्राइवर है, जब मान लो कि थोड़ा गैप ज्यादा हो तो हमने लगा दिया आइडियल। अब ये बताओ कि इसके दांतों की संख्या कितनी है, इसके दांतों की संख्या T1, यहाँ पे ड्राइवर, इसके दांतों की संख्या कितनी T2, कितनी है T2, सुना ध्यान से T2। अच्छा इसकी घूमने की स्पीड कितनी है N1, इसकी घूमने की स्पीड कितनी है हमारे पास में N2, मान लो इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस कितना है R2, ठीक है। आप समझ छोटी सी बात को, दिक्कत नहीं है, इसका भी डायमीटर है D1 और इसका डायमीटर है D2, क्या है D2। अब मुझे जरा ये बता दो कि जो आइडियल होता है आइडियल, ये क्या किसी प्रकार से गियर के रेशियो में परिवर्तन करेगा, क्या किसी प्रकार से साथियों यहाँ पे T2 अपन T1 में चेंज करेगा, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ सबके सब कमेंट के अंदर, क्या इसके द्वारा किसी प्रकार से T2 अपन T1 की वैल्यू में चेंज होने वाला है, ये छोटा सा लगा है ये आइडियल, क्या T2 अपन T1 की वैल्यू में चेंज करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा हाँ। अच्छा क्या ये किसी प्रकार से वेलोसिटी रेशियो में परिवर्तन करेगा, क्या किसी प्रकार से वेग अनुपात में परिवर्तन करेगा, क्या N1 N2 की मात्रा में चेंज करेगा, नहीं करेगा, क्या R1 R2 की मात्रा में चेंज करेगा, नहीं करेगा, D1 अपन D2 की मात्रा में चेंज करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ गई, मतलब जो आइडियल होता है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। मैं बता चुका हूं जब हम और का यूज करते हैं 1 3 5 यूज करते हैं तो ड्राइवर और ड्राइवर की जो डायरेक्शन होती है वो सेम हो जाती है, और हम जब यहाँ पे इवन यूज करते हैं, इवन यूज करते हैं, देखो इवन यूज करते हैं तो इवन यूज करने पर ड्राइव और ड्राइवर की जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि आइडियल का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बेटा, घुमा की दिशा को बदलता है। अगर इतना समझ गए तो तुम्हें कोई बीएससी में बेटा पास होने से रोक नहीं सकता। जल्दी बता दो मुझे कि मेरे छोटे भाई बहनों को यहाँ तक की सारी बातें समझ गई हैं, समझ गए, और कितना कुछ नया सीखने को मिला ये भी बता दो सबके सब प्लीज। जल्दी बताइए सबके सब कमेंट के अंदर। बेटा जिस फीस में आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है ना वो फीस बहुत कम है, और ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने दोस्तों को मित्रों को इस बारे में बताइए कि किस प्रकार से हरीश भैया सिलेक्शन के परिवार को इतना बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे बारे में अच्छा बुरा कहने वाले सिर्फ आप लोग हैं, ठीक है, कंफर्म है। तो मैंने कोई सारी बातें समझा दी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब देखो नेक्स्ट हमने किसी में पढ़ा, हमने पढ़ा गियर वैल्यू के बारे में, जिसे बोलते हैं गियर रेशियो के बारे में। अब गियर रेशियो के बाद एक होता है जिसे बोलते हैं ट्रेन वैल्यू। ये ट्रेन वैल्यू क्या होती है, बहुत सिंपल सा पॉइंट देखो, तो हमने पढ़ा यहाँ पे इसके बारे में गियर रेशियो के बारे में, ये बनता है T2 T1 से। इसी तरह से होता है जिसे बोलते हैं ट्रेन वैल्यू, जिसको कभी-कभी यहाँ पे गियर ट्रेन के नाम से जानते हैं, कुछ नहीं है भैया, ये ड्राइवर की स्पीड और यहाँ पे ड्राइवर की स्पीड का अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात है, इसको मैं बताना चाहता हूं, इस बात को जरा समझिए। जैसे आप कहेंगे सर ट्रेन वैल्यू क्या होती है, तो N2 N1। अब आपको एक बात बता दूं, सुनो ध्यान से, देखो लॉजिक समझो कि आप यहाँ पे समझने का प्रयास करना, ये बहुत प्यारा पॉइंट बन जाता है। देखो ध्यान से, तो ट्रेन वैल्यू की जो वैल्यू बनती है क्या बनती है हमारे पास में N2 N1 बनती है, इस बात को जरा समझो, ठीक है। तो ट्रेन वैल्यू क्या बनेगी, तो ट्रेन वैल्यू ये बनती है हमारे पास में N2 N1, तो मतलब चालक की घूमने की जो चालक की घूमने की गति होती है, बटे में क्या कहेंगे, तो बटे में होता है हमारे पास में चालक की गति। इसको लेकर कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लेकिन नहीं बनते, ठीक है, कंफर्म है। चलिए अब एक थोड़ी बहुत यहाँ पे हमारे पास में थ्योरी आ जाती है, उस थ्योरी को भी समझ लेते हैं, और फिर यहाँ पे किसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है मैं वो भी बता देता हूँ। आप जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे पूछते बताओ कि यहाँ पे स्पीड के आधार पे हमारे पास में कितने प्रकार के गियर होते हैं। अच्छा ये बात क्लियर हो चुकी है कि v = r ओमेगा कैसे बनता है, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया सकता हूं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, तो ओमेगा बनता है हमारे पास में 2 pi r, ये 2 pi r n/60। अब क्योंकि 2 pi 2 r को मैं डायमीटर कर सकता हूं तो यार मैंने दिया pi d n/60 है ना, यही चीज मैंने यहाँ पे यूज भी की थी। यार ये वीडियो कैसे डाउन स्टॉक होगी, रुको एक मिनट। चलो तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ना होता है क्या साथियों कि यहाँ पे कभी-कभी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़े से फैक्चुअल टाइप के, बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही, नहीं चलेगा। देखो तो जैसे यहाँ पे ना बहुत कम स्पीड के गियर होते हैं, कुछ ऐसे स्पीड के गियर होते हैं जो बहुत धीमे-धीमे चलते हैं, जिनकी स्पीड यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड से कम होती है। जैसे हमारी घड़ी की बात करते हैं तो हमारी घड़ी में साथियों जो चलने वाले गियर होते हैं ना उनकी स्पीड बहुत कम होती है। मीडियम की यहाँ पे कुछ गियर होते हैं जिनकी स्पीड मीडियम होती है जो 3 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड चलते हैं, और कुछ ऐसे गियर होते हैं जिनकी स्पीड बहुत अधिक होती है जो 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा चलते हैं। तो ये पॉइंट आप कभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब सुनो
ये हमारे पास में है साथियों गियर के एग्जांपल। यहां से क्वेश्चन बनता है, देखो प्लीज प्लीज प्लीज, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहां से बेटा क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट होते हैं उनको जरा समझने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट समझने हैं कि कहां पर किस तरह के गियर का इस्तेमाल जो किया जाता है, कहां पे कैसा गियर होता है, उन गियर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उन गियर में क्या क्या क्वेश्चन है जो देखने को बन जाते हैं। तो थोड़ी बहुत थोड़ी वाली टॉपिक्स उनको बता रहा हूं, देखते चलो। जैसे यहां पे गियर होता है, जैसे बोलते हैं स्पर गियर, स्पर गियर, स्पर गियर, देखो तो स्पर गियर का इस्तेमाल करते हैं यहां पे सिंपल, यहां पे पावर ट्रांसमिशन के लिए, मतलब जब हमें बहुत ही कम मात्रा में पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पर गियर का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है लेकिन इसमें शोर होती है, इसकी चलने की आवाज आती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा जब घड़ी चलती है तो घड़ी की टिक 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 की आवाज आती है। एक्चुअली देखा जाए तो घड़ी की आवाज नहीं है, घड़ी के अंदर जो गियर डाला ना, गियर उसकी आवाज है। तो क्वेश्चन बनता है कौन सा गियर है जो ज्यादा मात्रा में आवाज करता है, इसकी आवाज को सुना जा सकता है, तो आंसर स्पर गियर। कौन सा स्पर गियर? क्वेश्चन बनता है कि हमारी घड़ियां होती हैं जो मशीन होती हैं जिसमें आवाज आती है किस कारण से आती है, तो आंसर स्पर गियर के कारण आती है। आप समझ छोटी सी बात को, तो गलती मत करना। तो घड़ियों के अंदर यहां पे कौन सा गियर डलता है, तो घड़ी में डलता है स्पर गियर। ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलो इसी के बाद हम बात करते हैं हेलिकल गियर के बारे में। देखो जब हमें पावर के ट्रांसमिशन को बहुत स्मूथ करना है, मतलब हम चाहते हैं कि बहुत आसानी से पावर ट्रांसफर हो जाए, बहुत आसानी से हो जाए, और यहां पे लोड कैपेसिटी कैसे मिले, हाई मिले, मतलब उसमें जो लोड की कैपेसिटी हो, लोड को झेलने की क्षमता जो वो ज्यादा अधिक हो, उसमें यूज किया जाता है हेलिकल गियर का। क्वेश्चन क्या बनता है, तो जब यहां पे पावर का ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ होता है और लोड कैपेसिटी कैसे होती है साथियों, हाई होती है, कैसे होती है, हाई होती है, उसमें यूज करते हैं हेलिकल गियर। हेलिकल गियर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है गाड़ी के अंदर। क्वेश्चन बताओ कि हमारी गाड़ी जो इंजन होते हैं गाड़ियां, तो गाड़ियों में साथियों कौन से गियर का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर हेलिकल गियर का इस्तेमाल करते हैं। कितनी सी बात क्लियर बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो जल्दी से सब। चलो फिर हम बात करते हैं हेरिंग बॉन के बारे में। हेरिंग बॉन के बारे में, हेरिंग बॉन की बात करते हैं तो इसमें बहुत हैवी पावर बनती है, बहुत हैवी पावर बनती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि हेरिंग बॉन क्यों, यहाँ तो हेरिंग बॉन का इस्तेमाल करते हैं बहुत हैवी पावर में। हैवी पावर मतलब जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसमें कौन से गियर का इस्तेमाल किया जाएगा, हेरिंग बॉन। कौन से हेरिंग बॉन? देखो भारी मात्रा में यहाँ पे शक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, इसमें भारी मशीन होती है और यहाँ पे क्या होते हैं, जहाज होते हैं, ठीक है। चलो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो कहां से, बेवल गियर को लेकर। सुनो बेवल गियर की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो बेवल गियर का इस्तेमाल करते हैं दिशा में परिवर्तन करने के लिए, मतलब आपको जब दिशा में परिवर्तन करनी होती है, जैसे सीधी लगानी है, उल्टी लगानी है। जैसे आपसे कुछ नहीं बताओ कि हमारी गाड़ियों में साथ जो रिवर्स गियर आता है ना, हमारी गाड़ियां चलती है, हमारी गाड़ी में जो रिवर्स गियर आता है वो कहां से यूज करते हैं, तो आंसर ये कौन सा, यहाँ पे बेवल गियर है। तो बेवल गियर क्या करता है साथियों, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे काम करता है और इससे रिवर्स होती है चीजें, रिवर्स मतलब ये दिशा में परिवर्तन करता है, ये उल्टी दिशा में जाने में सक्षम होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कौन से गियर के बारे में, बीवल गियर के बारे में। बाकी देखो मैंने आपको बता दिया, सारे गियर मैंने बता दिए हैं। इसमें क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे पूछेंगे आपसे कि कौन सा गियर होता है साथियों, कौन सा गियर होता है जिसके अंदर हम लिफ्ट में यूज करते हैं, तो लिफ्ट में साथ यूज करते हैं कौन सा गियर, हम यहाँ पे वार्म व्हील गियर, वार्म व्हील गियर। ये गियर जो होता है इसे बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग गियर। ये अपने आप लॉक हो जाता है कि चीजें ऊपर जाए नीचे जाए। अब नोटिस करो साथियों, जो लिफ्ट होती है एक पॉइंट तक लॉक हो जाती है, आप उतरते हैं फिर ऊपर जाती है, लॉक हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, लॉक हो जाती है, नीचे आती है, लॉक हो जाती है। तो कौन से गियर को साथियों लॉकिंग गियर बोलते हैं, लॉक हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ जल्दी से, तो आंसर साथियों यहाँ पे वार्म व्हील गियर। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, बताओ ठीक है। बाकी मैंने देखो आपको दे दिया, पढ़ लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है। चार गियर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से, पहला है साथियों वार्म व्हील, फिर दूसरा कौन सा हमारे पास में बेवल, ठीक है। फिर हम जब बात करते हैं हेरिंग बॉन के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है साथियों हेलिकल को लेके, और फिर क्वेश्चन बनता है स्पर गियर को लेके। 2019 में एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, तो ये क्वेश्चन था 2019 का, दिखा दे रहा है 2019 में क्या क्वेश्चन था, सुनना ध्यान से, कि शक्ति पारेषण के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा गियर होता है जो प्रतिच्छेदी शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा गियर होता है साथियों जिसको यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग शाफ्ट में। देखो रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है क्या, सुनो ध्यान से, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है डायरेक्शन को बदलना, क्या करना, डायरेक्शन को बदलना, डायरेक्शन को चेंज करना, बोलो जल्दी से। और मैं बता चुका हूं कि रेसिप्रोकेटिंग मतलब अगर आप सीधे जा रहे हो तो उल्टे हो जाओ, तो रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या, डायरेक्शन को चेंज कर दो। और मैं बता चुका था साथियों कि डायरेक्शन को चेंज करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर है बेवल गियर के द्वारा। ये बताया ना आपको कि यहाँ पे कौन सा गियर है साथियों जो डायरेक्शन को चेंज करता है, कहां गया, कहां गया, तो डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन करता है, बताओ, तो आंसर है रेसिप्रोकेटिंग, मतलब बेवल गियर करता है। समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन 2019 में, 24 में नहीं आया, क्या बचा, क्या पता कि इस बार पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये अपने सारी बातें जो बता दी हैं, गलतियां मत करना, पहले बताओ, ठीक है। बस 5-10 मिनट की चीज और बची है, खत्म करते हैं इस टॉपिक को, बताओ जल्दी से। 5-10 मिनट की चीज और बची है, फिर हमारी जो टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो बेटा मैं बताऊं, गियर वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लास क्या थोड़ी सी लंबी हुई, मतलब मैं सोचा था थोड़ी सी छोटी कर देंगे, क्लास थोड़ी लंबी हुई है, तो बाकी चीजें नेक्स्ट वाली क्लास में खत्म कर देंगे, लेकिन जो गियर वाला टॉपिक है आज खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास में ना क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे गियर को लेके, मतलब वील और एक्सल को लेके, इसको जरा समझ लीजिए। आप देख पाओगे साथियों कि हमारे पास में ये जो है वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, आप समझिए। अब देखो यहाँ पे जो ड्राइवर है साथियों बड़ा हो चुका है और जो ड्रीमर है वो छोटी हो चुकी है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ड्राइवर मुझे छोटा बनेगा, मैं पहले बता रहा हूं, प्लीज गलती मत करना। बहुत से लोग हैं जो पढ़ा देते हैं कि ड्राइवर मुझे छोटा बनेगा, ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे ड्राइवर बड़ा है, यहाँ पे ड्राइवर कैसे छोटा हो चुका है। अब आपको बताओ कि यहाँ पे ना कुछ हमें टर्मिनोलॉजी को याद करनी है। देखो होता क्या साथियों कि ये जो आपको छोटी छोटी लाइन दिखाई दे रही है, ये जो लाइन होती है साथियों, यही वो वास्तव में लाइन होती है जहाँ पे दोनों चीज आपस में टच करती है। जैसे यहाँ पे लाइन आ रही है, अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों के दोनों जो सर्कल्स होते हैं, दोनों के दोनों जो गियर होते हैं वो टच करते हैं। तो जिस पॉइंट पे टच करते हैं उसे बोलते हैं पिच सर्कल, उसे बोलते हैं पिच वृत्त, क्या बोलते हैं, पिच वृत्त बोलते हैं। सही, पिच वृत्त क्या होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो यहाँ पे पास करती है थ्रू द पॉइंट वेयर द ग्रेफ, जो गियर टिप होती है ये आपस में जुड़ती है। जैसे मैं एग्जांपल पूछूंगा आपको, बताना समझना से, ये मेरी उंगलियां हैं, अब मेरी उंगलियां आपस में ऐसे मिक्स करने वाली हैं, तो देखा जाए तो मेरी क्या सभी की सभी उंगलियां पूरी फिट हो गई है, नहीं हुई। आप नोटिस करो साथ मेरी उंगलियों के अंदर थोड़ा सा गैप नजर आएगा, सर्कल नजर आएगा, लेकिन देखा जाए तो मेरी उंगलियां भी कहीं मैच कर चुकी हैं। तो ये जो बीच की सेंटर लाइन है, ये जो बीच की सेंटर लाइन है जहां पे दोनों के दोनों उंगलियां मिक्स हो चुकी हैं, इसी को मैंने नाम दिया साथ, इसे क्या बोलते हैं, पिच सर्कल बोलते हैं। मतलब जब दो गियर आपस में जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे साथ एक ऐसी रेखा बनती है जहां पे गियर वास्तव में फंस जाते हैं, जहां पे गियर वास्तव में फंस जाते हैं, उसी को एक नाम दिया साथ, इसे बोलते हैं पिच सर्कल, क्या बोलते हैं, पिच सर्कल बोलते हैं। इसमें दो तीन शब्द नहीं आएंगे, पहले देखो। तो ये एक तरह की काल्पनिक रेखा होती है जो उन बिंदुओं से होकर गुजरती है जहां पे गियर के जो दांत होते हैं वो आपस में संपर्क में आते हैं, ठीक है, जहां पे गियर के दांत वास्तव में एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, ठीक है, कंपन है। इससे क्या चीज को निर्धारित किया जाता है, तो इससे साथियों वेलोसिटी रेशियो बनती है। क्यों, अगर भैया गियर के दांत आपस में संपर्क में नहीं आएंगे तो क्या आप यहाँ पे साथियों वेलोसिटी रेशियो निकाल पाओगे। आप खुद सोचो ध्यान से, वेलोसिटी रेशियो क्यों जरूरी है, इसका रीजन समझना। जैसे ये मेरे पास गियर है, ये दूसरा गियर है, मैं चाहता हूं कि इसके दांत इसके बीच में आ जाए, क्या होगा, यदि यदि सोचो कि दांत के दांत आपस में टकरा जाए, अगर दांत के दांत आपस में टकराएंगे तो गियर में ये दिक्कत पैदा हो जाएगी, दांत से दांत नहीं टकराना चाहिए, दांत एक दूसरे के गैप में भरने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है वेलोसिटी रेशियो पे। जैसे मान लो इसकी घूमने की रफ्तार और इसकी घूमने की रफ्तार इस प्रकार से है कि इन दोनों के जो दांत आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो कैसा है, सेम है, मतलब कैसा फिक्स है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जब दांत के दांत आपस में फिक्स हो जाए, मतलब एक दूसरे के गैप में आ जाए, उसी से क्या बनती है, वेलोसिटी रेशियो बनती है। वेलोसिटी रेशियो में चेंज हुआ तो ये दांत टकराएंगे, फ्रिक्शन होगा और गियर टूट जाएगा, ठीक है। तो इससे किस चीज का निर्धारण किया जाता है, तो इसी से साथियों वेलोसिटी रेशियो का निर्धारण किया जाता है किसके माध्यम से, पिच सर्कल के माध्यम से। पॉइंट को समझना। दूसरा पॉइंट को ध्यान से हम बात करते हैं किसके बारे में साथियों, मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉड्यूल अभी काम करेगा। देखो मॉड्यूल जो होता है साथियों, ये वास्तव में गियर के दांतों के आकार को बताता है कि गियर के दांत कितने बड़े होते हैं। अब आप समझो कि अगर छोटा गियर है उसके दांत छोटे छोटे होंगे, अगर बड़ा गियर है तो उसके दांत यहाँ पे बड़े बड़े होंगे, है कि नहीं। अब दो दांतों के बीच में डिफरेंस तो है, सबको डिफरेंस है, तो इसके अनुपात को बताने का जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा साथियों मॉड्यूल के द्वारा। तो होता क्या समझ से, मॉड्यूल जो होता है ना, ये पिच सर्कल डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ के बीच का रेशियो है, क्या रेशियो है। अब कहेंगे सर पिच सर्कल डायमीटर क्या होती है, तो मैं बता देता हूं पिच सर्कल डायमीटर क्या होती है। से ये हमारे पास में ड्राइवर दिया जा रहा है, ये हमारे पास में ड्राइवर दिया जा रहा है, सही दिया जा रहा है। तो पिच सर्कल डायमीटर क्या होती है साथियों, सुनो। तो पिच सर्कल डायमीटर कुछ नहीं है, सुनना ध्यान से, ये इसका जो व्यास है और इसका जो व्यास है, मतलब इसका जो यहाँ पे व्यास नहीं छोड़ो, व्यास छोड़ दो, इसका जो डायमीटर है और इसका जो डायमीटर है, इनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं साथियों, पिच सर्कल का डायमीटर बोलते हैं। मतलब वृत्त का जो सर्कल जो वृत्त है ना, उसका जो डायमीटर है उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर। अब देखो खुद ही सोचो ध्यान से, जरा लॉजिक समझने का प्रयास करना। छोड़ो इसको, ये मत समझो। तो आप ये समझना है कि हमारे पास बनता है मॉड्यूल, तो मॉड्यूल को सिंपल फॉर्म में क्या बनता है, देखो m बनता है। m क्या बनेगा हमारे पास में, पिच सर्कल डायमीटर को किससे रेशियो करते हैं, नंबर ऑफ टीथ से क्या बनता है, हमारे पास मॉड्यूल बनता है। मॉड्यूल के बारे में ये कहते हैं साथियों जिसका मॉड्यूल जितना ज्यादा होगा उसके दांतों का जो दांतों का साइज होगा उतना ही ज्यादा बड़ा बन जाएगा, बस इतना सा कहा जाता है इसके अंदर।
अब आते हैं नेक्स्ट, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भैया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को जरा समझना, ठीक है प्लीज, इसको जरा समझ लो। देखो एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं रैंडम, क्या बोलते हैं रैंडम बोलते हैं, सर रैंडम क्या होती है, देखो ये जो लाइन आपको जाली बैठा है इसको बोलते हैं पिच सर्कल डायमीटर, ध्यान देना इसको मैंने नाम दिया पीसीडी, क्या बोलते हैं पीसीडी, इसे बोलते हैं पिच सर्कल डायमीटर। अब पिच सर्कल डायमीटर के ऊपर के दाग देखिए, तो ये जो ऊपर के दाग का पार्ट है साथियों, इसी को हम बोलते हैं रैंडम, क्या बोलते हैं रैंडम बोलते हैं, मतलब कि पिच वृत्त के ऊपर की जो दाग की ऊंचाई होती है क्या बोलते हैं रैंडम बोलते हैं, ठीक है कंफर्म है। और इसको शो करते हैं किसे, एम से, सिर्फ किसे शो किया जाता है, तो इसको शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एम के माध्यम से। एक होता है जिसे बोलते हैं रैंडम, क्या बोलते हैं रैंडम बोलते हैं। रैंडम क्या होती है, देखो जैसे मैं बता चुका हूँ ये पिच सर्कल डायमीटर है। अब पिच सर्कल डायमीटर के नीचे के जो दाग होते हैं, देखो दाग के नीचे का जो पार्ट है ये जो पार्ट है साथियों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैंडम, क्या बोलते हैं रैंडम बोलते हैं। जो रैंडम होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है बताओ, उसकी वैल्यू होती है साथियों 1.25 एम, जिसमें एम क्या है हमारे पास में, तो एम का मतलब है साथियों मॉड्यूल, क्या नाम है मॉड्यूल है, ये एम का मतलब मिलीमीटर नहीं है, एम का मतलब मीटर नहीं है, तो यहाँ पे एम का मतलब किससे है, तो इसमें एम का मतलब है साथियों मॉड्यूल से, किससे मॉड्यूल से, बस इतना सा पॉइंट समझ लो। तो डेनम कितना होता है, तो वो हमारे पास 1.25 एम, कितना होता है कि एम का यहाँ पे 1.25 होगा, एम होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भैया बताओ कि टोटल दाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो तो दाग की ऊंचाई होती है वो यहाँ पे एडेंडम और डेनम दोनों से मिलकर बनेगी, ये तो हमारे पास दाग की ऊंचाई है। तो की ऊंचाई होती है साथियों एडेंडम प्लस डेंडम को मिलाकर, एडेंडम होता है 1, डेंडम होता है 1.25, तो टोटल दांत की ऊंचाई होनी चाहिए 2.25 एम। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो दांत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए साथियों, तो दांत की ऊंचाई होनी चाहिए कितनी हमारे पास में 2.25। और क्वेश्चन बनता है दांतों में क्लियरेंस कितना होना चाहिए, तो दांतों में साथियों जो क्लियरेंस होना चाहिए, दांतों में जो क्लियरेंस होना चाहिए वो दोनों में माइनस करोगे, तो डेंडम डेंडम में से जब माइनस करोगे 1.25 में से जब 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा साथियों 0.25 एम बचेगा। और ना जाने कितनी बार क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे रिपीट हुआ है, समझ में आ गई, छोटी सी बात है। और यहाँ पे साथियों हमारा जो गियर होता है वो जाता है खत्म, मतलब हमारा साथियों जो वी और एक्सेल था, सुनो ध्यान से, हमारे पास में जो वी और एक्सेल था वो हो चुका है यहाँ पे खत्म, मतलब अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे बाहर फट नहीं जाएगा, आपको इतनी सारी बातें समझा दी, इतने सारे कंसेप्ट समझा दिए, अब इससे बाहर नहीं मान पाइए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब बातें अच्छी तरह से हो चुकी होंगी, आपको इतने सारे फैक्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब थोड़ा एक क्लास में और लूंगा इसके बारे में, वैसे मुझे लगता है मैं आज ज्यादा करा दूंगा, मैं ज्यादा नहीं करा पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक क्लास और लूंगा और एक क्लास के अंदर आपका ये सिंपल मशीन है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे साथियों कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पे पुली के बारे में समझा दूंगा, वेजेस के बारे में समझा दूंगा, स्क्रू के बारे में समझा दूंगा और इंक्लाइन प्लेन के बारे में समझा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी जो टॉपिक है ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। हमारा साथियों ये जो टॉपिक है हो जाएगा खत्म। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सुनो इसके बाद साथियों मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको ये पढ़ाऊंगा यहाँ पे किसके बारे में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा। और फिर पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के बारे में, फिर पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। और यकीन मानिएगा कि आपकी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, आप अंदाजा लगा चुके होंगे। अब जल्दी से बताओ कमेंट के अंदर प्लीज कि मजा आया कि नहीं आया, पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ। कल हमारी क्लास है 11 बजे, ठीक है। क्लास की टाइमिंग मैं बता देता हूं, तो क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 11 बजे की है। आज क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा मैं नहीं कह सकते थोड़ा डिस्टर्बेंस था भैया, मतलब हमारे आसपास के क्षेत्र में, तो क्लास इसलिए मुझे लेट लिया था, ठीक है। पीडीएफ अभी मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लव यू, टेक केयर, बाय।